हाय गुड मॉर्निंग। सो इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन उसके बेस पे एक क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में, वो डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक ज्योमेट्री को कहाँ मैप करेगा, जैसे स्ट्रेट लाइन को कहाँ मैप करेगा, प्लेन को कहाँ मैप करेगा, किसी एक रेक्टेंगल को कहाँ मैप करेगा या सर्किल को कहाँ मैप करेगा, कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मैं एक पर्टिकुलर केस डिस्कस करता हूँ। टी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर बी एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और L मेरे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन जो होगा उसको मैं अगर स्लोप फॉर्म में लिखूंगा तो y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का होता है, ठीक है। R2 में बात कर रहे हैं तो इस L को मैं लिख सकता हूं, पहला कंपोनेंट x होगा तो सेकंड कंपोनेंट कैसा होगा, mx प्लस सी टाइप का होगा। m इज अ स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो यहां x जो है वो कोई रियल नंबर है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर ये इंटरसेप्ट जीरो हो जाएगा तो ये सब स्पेस बन जाएगा जो वन डायमेंशन स्पेस होगा, और अगर इंटरसेप्ट नॉन जीरो है तो वो उस सब स्पेस के एक पैरेलल स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं टी ऑफ एल की बात करता हूं तो टी ऑफ एल इसका जो जनरल वेक्टर है वो एक्स एम ऑफ एक्स प्लस सी टाइप का है, तो इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूं 1 m ऑफ x, x बाहर मल्टीप्लाई हो गया, x कोई भी रियल नंबर है, प्लस इसको लिख सकता हूं 0 c लिख सकता हूं। तो ये बेसिकली x सम u वेक्टर है और v वेक्टर यहां दिया हुआ है, ठीक है। u वेक्टर ये है और v वेक्टर ये है, तो मैं और ये मेरे पास w वेक्टर है। तो इस स्ट्रेट लाइन में जो मेंबर है वो w इक्वल टू x इंटू यू प्लस वी टाइप के मेंबर है। अगर मैं t ऑफ w कैलकुलेट करता हूं तो वो क्या आ जाएगा, t ऑफ x u प्लस v आ जाएगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इट इज x टाइम t ऑफ u प्लस v आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, कोडोमेन का मेंबर है विच इज w1, और ये इक्वल टू क्या आ गया, सम x टाइम, इसको मैं लिख सकता हूं u1 प्लस सम v वेक्टर, सॉरी t ऑफ v, तो ये v1 वेक्टर आ गया। तो ये भी क्या है, w1 इक्वल टू x टाइम u1 प्लस v1। ये u1 बेसिकली स्लोप का काम कर रहा है और ये v1 जो है वो इंटरसेप्ट का काम कर रहा है ऑफ w। तो w भी जो है वो किसी एक स्ट्रेट लाइन पे होगा प्रोवाइडेड u1 जो हो जाए वो क्या हो जाए, नॉन जीरो। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर ये m जीरो हो गया तो ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सॉरी हाँ, अगर आपके पास ये u जीरो हो गया तो ये v1 फिक्स वैल्यू है, v1 फिक्स वैल्यू है तो ये एक पॉइंट पे मैप कर देगा, सबको किसी कांस्टेंट पे मैप कर देगा। तो यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो कोई भी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और L कोई स्ट्रेट लाइन है तो वो स्ट्रेट लाइन को अगर U जो इमेज है इसका वो नॉन जीरो इमेज है तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, अगर इसका इमेज जीरो है तो वो एक पॉइंट आएगा, क्योंकि x वेरी कर रहा है, ये तो फिक्स है तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया तो ये फिक्स पॉइंट पे मैप कर जाएगा, तो सारे एलिमेंट एक ही पॉइंट पे मैप हो जाएंगे। तो यहां से क्या कंक्लूजन आया, द इमेज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन under a linear transformation is either straight line or a point, ठीक है। अगर सिंपल स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, अगर यही मेरे पास t जो है वो 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, t 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो ये मेरा जो u वेक्टर मैंने माना है, ये u वेक्टर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और t अगर 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो t ऑफ u विच इज u1 वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये t u कभी भी जीरो नहीं है, x वेरी कर रहा है, तो ये जो कंसेप्ट इमेज है वो क्या आ गया, पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन आ गई, तो इंप्लाइज t ऑफ l जो है वो भी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर जो स्ट्रेट लाइन है उसका इमेज हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, और अगर ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो स्ट्रेट लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन पे मैप करेगा या पॉइंट पे मैप करेगा। ये दो कंसेप्ट हो गए। सिमिलरली अगर मैं एक L1 लेता हूं या LM लेता हूं जो एक स्ट्रेट लाइन है, और दूसरी लाइन लेता हूं या इसको L1 नाम देते हैं, और दूसरी लाइन लेता हूं जो इसके पैरेलल है, पैरेलल है तो स्लोप चेंज नहीं होगा, तो वो लाइन क्या होगी, x m ऑफ x प्लस इंटरसेप्ट चेंज हो सकता है वो, ठीक है। यहां x बिलोंग्स टू r है, ठीक है। अब अगर मैं t ऑफ L1 देखता हूं, t ऑफ L1 में जो मेंबर्स आएंगे वो कैसे आएंगे, इसका जो मेंबर है वो कैसा है,
x1m प्लस 0,c, इसका मैं इमेज फाइंड कर रहा हूं। वो इमेज क्या आ रहा है मेरे पास, x t ऑफ 1,m, इसका इमेज प्लस t ऑफ 0,c। तो ये क्या है मेरे पास, x इंटू सम u1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर। अगर मैं t ऑफ L2 की बात करता हूं तो t ऑफ L2 का मीनिंग क्या है, L2 के जो मेंबर है वो कैसे हैं, x, या इसको लिख सकते हैं x इंटू 1m प्लस 0,c1 आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू टी ऑफ 1m प्लस टी ऑफ 0c1, और ये क्या है मेरे पास, t ऑफ ये और ये वैल्यू सेम है, तो ये u1 आ गया प्लस यहां v2 वेक्टर आ गया। तो यहां जो w2 मेंबर आया जो किस t ऑफ L2 पे है, ठीक है, मैं यहां t को क्या लेके चल रहा हूं, 1 1 मैपिंग है तो L1 को स्ट्रेट लाइन पे मैप करेगा, L2 को भी स्ट्रेट लाइन पे मैप करेगा। L2 में जो u1 है और L1 में जो u1 है, जो स्लोप है वो दोनों सेम है, और स्लोप सेम होते हैं तो लाइंस आर पैरेलल। तो यहां क्या कंसेप्ट आया, अगर T11 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और L1 जो है पैरेलल टू L2 है, तो इंप्लाइज T ऑफ L1 पैरेलल टू T ऑफ L2 है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन को पैरेलल लाइन पे मैप करेगा अगर 1 1 मैपिंग है। 1 1 क्यों जरूरी है, अगर 1 1 नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर स्ट्रेट लाइन को पॉइंट्स पे भी मैप कर सकते हैं, तो पैरेलल का कंसेप्ट फेल कर सकता है वहां पे। ठीक है, पैरेलल के कंसेप्ट को डिस्कस ही नहीं करेंगे। इसी टाइप से अगर ये लाइन परपेंडिकुलर हो जाए, तो परपेंडिकुलर होगी तो स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो यहां ये स्ट्रेट लाइन होगी दिस वन टाइप की। ये इमेज ये आ गया, यहां पे जो क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी, -1/m1, ये आ जाएगा -1/m1। ये जो इमेज होगा वो कोई वेक्टर u2 होगा, यहां ये जो इमेज है कोई वेक्टर u1 होगा। अब u1 एंड u2 के परपेंडिकुलर होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि t कोई 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको किसी u1 पे मैप करेगा, इसको किसी u2 पे मैप करेगा। ये u1 एंड u2 मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर। तो अगर दो स्ट्रेट लाइन आपके पास परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, और T11 ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उनका इमेज परपेंडिकुलर होने की गारंटी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, T मैपिंग है से x, y को जो मैप कर रहा है से x प्लस वाई एंड से x पे। ठीक है, एक L1 लाइन लेते हैं विच इज x y इक्वल टू x लाइन, x बिलोंग्स टू R, x और y कंपोनेंट सेम है, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप 1 है। और L2 लाइन लेते हैं, वो स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप -1 है, तो x बिलोंग्स टू रियल लाइन। ठीक है, ये दो स्ट्रेट लाइन ली। तो अगर मैं T ऑफ L1 की बात करता हूं, तो T ऑफ L1 का मीनिंग क्या आएगा, T ऑफ x, T ऑफ x, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x, और सेकेंड कंपोनेंट आपके पास x आ जाएगा विद x बिलोंग्स टू रियल लाइन। ठीक है, ये क्लियर है। और T ऑफ L2 की अगर मैं बात करता हूं, तो वो आपके पास आ जाएगा T ऑफ x माइनस x, 0,x आ जाएगा, x बिलोंग्स टू R। ठीक है, अगर मैं T ऑफ L1 की डिस्कशन करता हूं, तो T ऑफ L1 ये आपके पास y कंपोनेंट है और ये आपके पास x कंपोनेंट है, तो ये क्या है, y इक्वल टू 1/2x, ये स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू 1/2x, और यहां पे x कंपोनेंट 0 है और y आर्बिट्रेरी है, x कंपोनेंट 0 है और y आर्बिट्रेरी है, ये लाइन है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल देखोगे वो 90 डिग्री नहीं है। यहां L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, बट TL1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू TL2। तो जो और मैपिंग आप देख सकते हो, ये 1 1 ऑन टू मैपिंग है R2 से R2 पे, क्योंकि 1 0 का इमेज देखोगे तो वो कहां मैप करेगा, 1 1 पे, और 0 1 का इमेज देखोगे तो वो मैप करेगा आपका 1 0 पे। तो बेसिस को बेसिस पे मैप कर रहा है, तो मैपिंग इज 1 1 एंड
ऑन टू, तो ये 1 1 ऑन टू मैपिंग है जो परपेंडिकुलर लाइन को परपेंडिकुलर लाइन पे मैप नहीं कर रही। तो ओवरऑल कंसेप्ट क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेट लाइन को हमेशा या तो स्ट्रेट लाइन या पॉइंट पे मैप करेगा, 1 1 हो गया तो स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन पे मैप करेगा, और 1 1 है तो पैरेलल लाइन को पैरेलल पे मैप करेगा, और 1 1 ऑन टू है तो परपेंडिकुलर लाइन को परपेंडिकुलर लाइन पे मैप करने की गारंटी नहीं है। अब इसी के बेस पे ये क्वेश्चन आया हुआ, आपको जो स्क्रीन पे अभी दिखेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर को आप मार्क करिए एंड रिप्लाई करिए। ठीक है, थैंक यू। So this question is from JAM 2023। आपको एक A मैट्रिक्स दी हुई है जिसकी एंट्री 1 1 0 0 1, देन 1 1 1 1 1 4 1 4 3 4, ये मैट्रिक्स दी हुई है। और आपको दिया हुआ है कि B इज अ 5x5 मैट्रिक्स सच दैट A इंटू B इज अ जीरो मैट्रिक्स, देन आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रैंक ऑफ बी फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल रैंक ऑफ ए इंटू बी जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ठीक है, अगर ए मेरे पास n क्रॉस m मैट्रिक्स है और b m क्रॉस r मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला जो हम ड्राइव करते हैं वो क्या है, रैंक ऑफ a इंटू बी। ठीक है, वो इक्वल टू रैंक ऑफ रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एम। एम यहां जो कॉमन फैक्टर है वो होगा। तो इस केस में a इंटू बी जीरो मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, रैंक ऑफ a इंटू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, तो a इंटू बी जीरो मैट्रिक्स दी हुई है तो ये रैंक जीरो हो जाएगा। यहां पे a का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है, b का ऑर्डर 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है, तो m की वैल्यू 5। रैंक ऑफ a आप चेक कर सकते हैं कि इस a का जो रैंक है वो 3 रैंक है। ठीक है, ये तीनों कॉलम ये कॉलम डिपेंडेंट है तो ये रिमूव हो जाएगा, ये डिपेंडेंट है ये रिमूव हो जाएगा, तो फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ कॉलम li है, ये चेक कर सकते हो। तो a का रैंक जो है वो 3 रैंक है, b का रैंक फाइंड करना है आपको, m की वैल्यू -5 लेस देन और इक्वल टू 0, तो रैंक ऑफ b मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। ठीक है, रैंक ऑफ b इज मैक्सिमम 2 रैंक हो सकती है, तो आंसर शुड बी 2 आंसर। क्लियर है? हाय, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जैम 2023। तो एक सिस्टम ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है, उस पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करना है। 1 1 1, देन 0 -1 1, देन आपको दिया हुआ है 2 3 एंड अल्फा। तो आपको अल्फा पे चॉइसेस चाहिए कि इस सिस्टम के पास यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे और नो सोल्यूशन होगा, तो ये हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो सिंपल इसको एक्लॉन फॉर्म में चेंज कर लो, ए कॉलन बी एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। 1 1 1 3, 0 -1 1 एंड 1, देन 2 3 अल्फा एंड बीटा। तो हमें इन दोनों कंपोनेंट पे कंडीशन चाहिए कि यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो एक्लॉन फॉर्म चेंज करते हैं इसको, तो 1 1 1 3, ये ऑलरेडी 0 है, -1 1 1, और ये आपके पास 0 आ जाएगा, ये 3, तो दिस क्वांटिटी 1, ये आ जाएगा अल्फा -2 एंड ये क्वांटिटी आ जाएगी बीटा -6। ठीक है, और इसको फर्दर चेंज कर लेते हैं, ये इक्विवेलेंट टू आ जाएगा 1 1 1 3। उम्मीद करता हूँ कि एक्लॉन फॉर्म लिखना आ रहा है आपको। 0 -1 1 1, देन 0 0, ये आ जाएगा, इसको मैं 1 बना लेता हूँ, ये -1 ये -1। ठीक है, तो ये 1 -1 -1, तो अल्फा -2 + 1, तो अल्फा -3, अल्फा -2 + 1, तो अल्फा -1। ठीक है, और ये आ गया बीटा -1 + 1, तो बीटा -5, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर अल्फा नॉट इक्वल टू 1 हो गया तो इस मैट्रिक्स की रैंक 3 हो जाएगी, मैपिंग 1 1 ऑन 2 हो जाएगी, तो यूनिक सॉल्यूशन। तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन आएगा, बीटा कुछ भी लो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अल्फा इक्वल टू 1 हो गया एंड बीटा नॉट इक्वल टू 5 हो गया तो ए का रैंक तो 2 हो जाएगा
ए कोलन बी का रैंक 3 हो जाएगा तो उस केस में नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, जस्ट आपके रूल्स आपको पता होंगे। ठीक है, इसी टाइप से अल्फा अगर 1 हो गया और बीटा भी 5 हो गया तो ए का रैंक 2, ए कोलन बी का रैंक भी 2, तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये 3 इंफॉर्मेशन है। अब ऑप्शंस आप मैच कर सकते हैं। पहला ऑप्शन वो क्या कह रहा है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा एंड बीटा इक्वल टू 5। तो अगर अल्फा को -1 के अलावा कुछ भी लेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कह रहा है कि हर अल्फा के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी और बीटा को 5 दे रहा है, तो फॉल्स ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि नो सॉल्यूशन व्हेनेवर फॉर एनी अल्फा एंड बीटा नॉट इक्वल टू 5। बीटा नॉट इक्वल टू 5, अल्फा 1 पे नो सॉल्यूशन है, वो कह रहा है कि हर अल्फा के लिए, तो सेकेंड ऑप्शन ऑल्सो फॉल्स ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन वो कह रहा है कि एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा एंड बीटा। अगर अल्फा को 1 बीटा नॉट इक्वल टू 5 लेंगे तो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, तो थर्ड ऑप्शन ऑल्सो फॉल्स। एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी बीटा व्हेनेवर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये ऑप्शन ट्रू हो गया, तो डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट ऑप्शन। तो फाइनल आंसर शुड बी डी ऑप्शन। क्लियर है।